हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक वीडियोस की सीरीज़ में सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो 12th में आ गए हैं लेकिन उन्हें 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़्यादा जानकारी नहीं है। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए उन्हें 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना होगा और उसके लिए ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो सहसंयोजक बंध ऐसा बंध होता है जो दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनता है। एक जो बंध होता है ना, एक सिंगल बॉन्ड, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन, जो दोनों एक एक परमाणुओं से मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का युग्म है वो दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, दोनों परमाणुओं का इस इलेक्ट्रॉन युग्म पर हक होता है। ठीक है, और ये जनरली दोनों के बीच में मान लिया जाता है। अब ये जो सहसंयोजक बंध है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है वो कैसे होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है वो सहसंयोजक बंध वाली होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है, तो कार्बन की अभिक्रियाएं समझने के लिए हमें सहसंयोजक बंध के बारे में जानना पड़ेगा कि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन किस किस प्रकार से विस्थापित होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक प्रकार तो ये है कि जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन के पास यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन से कोई परमाणु ए जुड़ा हुआ है और कार्बन से यहाँ कोई परमाणु बी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड उठ के अगर पास वाले सिंगल बॉन्ड पे चला जाता है तो यहाँ तो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया और यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ गया। ओके, अब अगर परमाणु की स्थिति को देखा जाए, आवेश को देखा जाए, तो ये जो बी वाला परमाणु था इसमें से एक बॉन्ड गया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गया है। आप भी कहेंगे कि सर दो गए ना इलेक्ट्रॉन, तो पर इसका खुद का तो एक ही था ना, बी वाले का तो एक तो सी का था, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर एक प्लस आ जाएगा। ए पर फाइनली एक इलेक्ट्रॉन आया, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बना ना, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक तो सी का था तो इस पर माइनस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाले पर माइनस आता है और देने वाले पर प्लस आता है। इस कार्बन पर अगर अपन ध्यान से देखें तो इसने तो इलेक्ट्रॉन ना तो लिया ना दिया, या यूँ समझ लो कि इसने जो इलेक्ट्रॉन बी से लिया था वो सी को दे दिया, ए को दे दिया, तो इस सी पर तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा, जहाँ का जहीं रहेगा। और ये जो फाइनल सिचुएशन है वो कैसी बन जाएगी कि अगर ये पहले ऐसा था, सी डबल बॉन्ड इधर ए था इधर बी था, तो ये कन्वर्ट होकर ऐसे बन जाएगा सी डबल बॉन्ड बी और यहाँ रह जाएगा ए। ए ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और बी ने इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो पहली सिचुएशन तो ये है पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन की। अब दूसरी सिचुएशन ये भी है कि जैसे मान लो वही कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो पहले वाली सिचुएशन में तो हमने क्या किया था, इस बंध युग्म को बंध युग्म में बदला था, यानी डबल बॉन्ड इधर वाले सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही हो। इसकी जगह ये भी कर सकते हैं हम कि ये जो बंध युग्म है ना इलेक्ट्रॉनों का, है ना, दो इलेक्ट्रॉन जो मिलकर बंध बना रहे हैं, वो इस तरीके से भी कन्वर्ट हो सकते हैं कि ये मिलकर एकाकी युग्म में कन्वर्ट हो जाएं। यानी कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये पाई बंध से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी जा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी बनेगी, सी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए। ठीक है, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से कार्बन का ही था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो कार्बन पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और अगर इधर कोई चीज़ जुड़ी हुई है ए और बी, तो इस बी पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये ए से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे प्लस आएगा, सी पे माइनस आएगा, और ये तीन जो दो सिग्मा और एक पाई बॉन्ड था उसकी जगह ओनली दो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक पाई बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में कन्वर्ट हो गया, और ऐसा हो सकता है। तो बंध से सहसंयोजक बंध से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का ये दूसरा मेथड हुआ। तीसरा मेथड है एकाकी युग्म से किस में कन्वर्ट हो जाना, एकाकी युग्म से कन्वर्ट हो जाना पाई में। तो अगर मान लो ये है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पे, और ये
जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बंद की ओर चला जाता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर प्लस आ जाएगा और इधर जिसने भी लिया है उस पर माइनस आ जाएगा। तो कुल मिला के 3 तरह के सिनेरियो हुए। बंद युग्म में जा सकता है, बंद युग्म एकाकी युग्म में जा सकता है और एकाकी युग्म बंद युग्म में जा सकता है। तो ये 3 प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। साथ में ये ध्यान रखना है आपको कि जो डोनर होता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ये पाई युग्म देता है उस पर पॉजिटिव आता है, और जो एक्सेप्टर होता है यानी कि लेने वाला जो पाई बंद लेता है या इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है उस पर माइनस आ जाता है। और अगर कोई ऐसा परमाणु होता है जिसने ले भी लिया और दे भी दिया तो ऐसे परमाणु पर कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है। तो ये इसकी समरी थी यहाँ तक की। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तो देखो ये क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो, तो इसके 2 कारण हैं। एक तो परमाणुओं की आंतरिक स्थिति में जुड़े हुए समूहों के कारण और दूसरे बाहरी आक्रमणकारी अभिकर्मकों के कारण। तो बाहरी परिस्थितियों के कारण भी ऐसा हो सकता है और आंतरिक स्थितियों के कारण भी ऐसा हो सकता है। अब इसके आधार पर 2 प्रकार के प्रभाव देखे जाते हैं। एक होता है प्रेरणिक प्रभाव और एक होता है इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। क्या क्या होता है? एक प्रेरणिक प्रभाव और एक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। तो इन दोनों प्रभावों को अपन बारी बारी से सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्रेरणिक प्रभाव के बारे में जानकारी ली जाए तो जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के बंध होते हैं, एक होता है सिग्मा बंध और एक होता है पाई बंध। जो सिग्मा बंध होता है वो पहला सिंगल बॉन्ड होता है और उसके बाद जितने भी मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, जैसे सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड है। इसके बाद डबल बॉन्ड बन गया तो ये भी पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो ये भी पाई बॉन्ड है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का जब भी स्थानांतरण होता है, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जनरली ये माने जाते हैं कि सहसंयोजक बंध के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों परमाणुओं के मध्य स्थित हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का युग्म किसी एक परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इसके वजह से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो सिग्मा बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न प्रभाव ही प्रेरणिक प्रभाव होता है। ठीक है, यह प्रभाव दूरी बढ़ने पर घटता है तथा सामान्यतः 4 परमाणुओं के बाद नगण्य हो जाता है और यह प्रभाव केवल ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में ही देखा जाएगा। जैसे इस पर आप ध्यान दीजिए, CH2Cl यानी कि यहाँ पे कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु क्लोरीन है। ठीक है, अब अगर कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु क्लोरीन है तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। किसको? इस इलेक्ट्रॉन युग्म को, क्योंकि विद्युत ऋणता की परिभाषा यही होती है कि जो परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता है वो ज़्यादा विद्युत ऋणी है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म तो हमारे पास ये है, साझा किया हुआ है जिसने, उसको ये अपनी ओर खींचेगा। अगर अपनी ओर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा और इस पर आंशिक ऋणावेश आएगा। अगर इस पर आंशिक ऋणावेश है, क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए हैं तो इसकी इससे दूर भी तो गए हैं, तो इस पर आंशिक धनावेश आएगा। ठीक है, अब इन दोनों पर आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश आ गए। इस कार्बन पर आंशिक धनावेश को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब इस कार्बन पे थोड़े से आवेश की कमी हो गई तो इसकी विद्युत ऋणता बढ़ गई। जब भी कार्बन पे धनावेश आता है तो वह इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि कार्बन पर ना तो धनावेश स्थायी है ना ही ऋणावेश स्थायी है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा तो क्लोरीन से तो ले नहीं पाएगा ये, क्योंकि इतना पावरफुल तो है नहीं। लेकिन इसकी जो विद्युत ऋणता बढ़ी वो सामान्य कार्बन से तो थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई, तो इसके बंध को ये थोड़ा आगे की ओर खींच पाएगा, जिसकी वजह से इस पर थोड़ा सा धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और सिमिलरली ये आगे वाले को खींचेगा तो इस पर थोड़ा सा धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और 4 कार्बन परमाणु तक जाते जाते तो ये प्रभाव लगभग नगण्य ही हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी संरचना में आवेश का संचरण होगा। तो इस वाले संचरण को एक परमाणु में आवेश आने पर दूसरे परमाणु में भी आवेश उत्पन्न होने की घटना को ही प्रेरण कहा जाता है या प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। यह सिग्मा बंध वाले इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण होता है और इसी परमाणु में किसी
पूरे अणु में किसी परमाणु के जुड़ने के कारण रहता है। ये प्रभाव बहुत स्थायी प्रभाव है, ये हमेशा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाहरी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में ही होगा। अगर बाहरी आक्रमणकारी अभिकर्मक नहीं है तब भी पूरे अणु में ये प्रभाव हमेशा देख सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि प्रेरणिक प्रभाव स्थायी प्रभाव है। ठीक है, अब इसमें जो -I वाले समूह हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन था ना, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह था, ठीक है, तो इसकी जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं। जैसे फ्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता है पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, तो ये जो विद्युत ऋणी तत्व हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहलाते हैं। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है -I। I का मतलब है इंडक्शन इफेक्ट, यानी कि प्रेरण प्रभाव। तो ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव दर्शाने वाले समूह बहुत सारे हैं। उनको अगर उनकी प्रबलता के क्रम में जमाया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। वो श्रेणी ये है, इसमें सबसे ज़्यादा -I प्रभाव कोई तत्व अगर रखता है, कोई यौगिक अगर रखता है तो वो है NO2, और इनमें सबसे कम होता है फेनिल का। हाइड्रोजन का तो खैर +I और -I दोनों 0 माना जाता है, पर जनरली -I के रूप में जुड़े होते हैं NO2, SO3R, CN, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OAR, COOR, OH, COR और PH। इनमें सबसे ज़्यादा NO2 का होता है। हेलोजन में अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का होता है। ठीक है, तो ये -I प्रभाव का क्रम हो गया। इसी तरह से अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन देती है तो उसे +I प्रभाव कहते हैं, और ये कार्बन की संख्या बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, CH3C2H5 यानी मेथिल उससे ज़्यादा होता है, एथिल का प्रभाव उससे ज़्यादा होता है, प्रोपिल का उससे ज़्यादा, ब्यूटिल का उससे ज़्यादा, हेक्सिल का, पेंटिल का बीच में आएगा। ठीक है, और साथ में शाखाएं बढ़ने पर भी +I समूह बढ़ता है। जैसे 3 कार्बन इसमें भी हैं और 3 इसमें, मान लो 4 कार्बन होते, या इसमें देखो यहाँ पर ये सीधी श्रृंखला वाला है, ये एक ब्रांच है इसके अंदर, इसके अंदर 2 ब्रांच है ना, इसके अंदर 3 ब्रांच है। तो 1 डिग्री कार्बन से ज़्यादा 2 डिग्री कार्बन का +I समूह होता है, 2 डिग्री कार्बन से ज़्यादा 3 डिग्री कार्बन का +I समूह होता है। ठीक है, +I प्रभाव होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक कार्बन अगर एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री का है, एक कार्बन अगर 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री का है, अगर 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 3 डिग्री का है ना। तो एक कार्बन अन्य जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसकी डिग्री उतनी ही हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है -I समूह बढ़ने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त कार्बनिक यौगिकों की अम्लीयता बढ़ती है। यानी कि -I समूह जो होता है वो अम्लीयता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो जैसे ये फ्लोरीन लग गया अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले भाग पे, इसका नाम होगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसके 2 नंबर पर अगर फ्लोरीन जुड़ गया तो फ्लोरीन इसकी अम्लीयता बढ़ा देगा। तो -I अम्लीयता को बढ़ाता है और +I अम्लीयता को घटाता है। तो -I करता है अम्लीयता को बढ़ाने का काम, +I करता है अम्लीयता को घटाने का काम। लेकिन जब क्षारीयता की बात आए तो -I क्षारीयता को घटाता है और +I क्षारीयता को बढ़ाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अम्लीयता में -I फ़ायदेमंद है और क्षारीयता में +I फ़ायदेमंद है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो अम्लीयता वाला भाग है वो कैसे आता है, कि जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3CH2COOH, ये अम्लीय गुण इसके दर्शाते हैं H+ को देने की प्रवृत्ति। तो H+ देने के बाद क्या बचेगा, ये CH3CH2COO-। तो कोई भी अम्ल जब H+ दे देता है तो उसमें ऋणावेश बचता है, और ऋणावेश को स्थायी करने के लिए ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव काम आता है। इसी प्रकार से धनात्मक आवेश को स्थायी करने के लिए धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव काम आता है। तो क्योंकि अम्ल में H+ देने के बाद ऋणावेश बचता है और ऋणावेश को स्थायी करने के लिए -I प्रभाव काम आता है, इसलिए -I वाला समूह अम्लीयता को बढ़ाता है। जितनी ज़्यादा संख्या में -I समूह होंगे, जितने पास -I समूह होंगे और जितने प्रबल -I समूह होंगे, अम्लीयता उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखो इसमें 0 -I समूह है, इसमें 1 -I समूह है, तो ये अम्लीय ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर देखें, इसमें दोनों में 1 -I समूह है, लेकिन प्रबल ज़्यादा किसमें है, इसमें है। तो ज़्यादा प्रबल
समूह जिसके अंदर होता है वही जीत जाता है, तो वो ज़्यादा अम्लीय हो जाएंगे। फिर आप यूँ कहेंगे कि सर इन दोनों में तो फ्लोरीन ही है, लेकिन इसमें फ्लोरीन पास है और इसमें फ्लोरीन दूर है। तो हमें क्या क्या देखना है, -I समूहों की संख्या भी देखनी है, उसकी नज़दीकी भी देखनी है और उसकी प्रबलता भी देखनी है। तो यहाँ पे संख्या और प्रबलता तो समान है, लेकिन ये नज़दीक है। इसमें प्रबलता अलग अलग है जबकि संख्या और दूरी समान है। इसमें संख्या ही अलग अलग है, तो जब संख्या अलग अलग है तो ये बन जाएगा। इसमें प्रबलता अलग अलग है और इसके अंदर दूरी अलग अलग है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि किस प्रकार से -I प्रभाव अम्लीयता को प्रभावित करता है। अब इसमें देखो, इसमें एक संख्या है फ्लोरीन की और इसमें 2 हैं, तो 2 मिलकर ज़्यादा स्थायित्व देते हैं माइनस वाले समूह को, इसलिए ये वाला ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर इसमें अपन देखें तो इसमें ये जो CH3 समूह है ये +I समूह है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है और देने वाला समूह अम्लीयता को कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ अम्लीयता ज़्यादा होगी और यहाँ अम्लीयता कम होगी। ठीक है, तो ये हो गए -I और +I में मैंने आपको बताया था कि जो +I होता है वो क्षारीयता को बढ़ाता है, -I अम्लीयता को बढ़ाता है, +I क्षारीयता को बढ़ाता है। ठीक है, +I अम्लीयता को घटाता है, -I है ना, +I अम्लीयता को घटाता है और -I क्षारीयता को घटाता है। तो अब जैसे इधर अगर हम देखें तो इसमें ये फ्लोरीन है, तो -I समूह है तो ये क्षारीयता को घटा देगा, तो क्षारीयता कम हो गई इसकी। फिर अगर इनमें Cl और NO2 में देखें तो NO2 तो बहुत प्रबल -I समूह है, तो क्षारीयता को बहुत ज़्यादा घटा देगा, तो इसकी भी क्षारीयता कम होगी। यहाँ पे CH2 नहीं है, ये NH2 है, करेक्शन है थोड़ा सा। ठीक है, तो -I प्रभाव ज़्यादा बढ़ने पर क्षारीयता घटती है, +I प्रभाव ज़्यादा बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है, ध्यान रखना है ये। ठीक है, अब इसमें यहाँ देखें कि -I प्रभाव इसका भी है, इसका भी है, लेकिन इसका पास से लग रहा है तो ज़्यादा प्रभावित करेगा, और ज़्यादा प्रभावित करेगा मतलब क्षारीयता को ये घटा देगा। यहाँ पे ब्रोमीन दूर है तो इतना प्रभावित नहीं कर पाएगा और क्षारीयता को इतना नहीं घटा पाएगा जितना इसने घटा दिया, इसलिए ज़्यादा क्षारीय ये होगा। ठीक है भाई, अब आते हैं इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के ऊपर। तो जो हमने इससे पहले प्रभाव पढ़ा था प्रेरणिक प्रभाव, वो तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण है, जबकि इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव जो है वो पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। जैसे एक C कार्बन परमाणु है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये 2 संयोजकताएँ हैं और बाहर एक आक्रमणकारी अभिक्रमक है CN-। ठीक है, तो आक्रमणकारी अभिक्रमक की उपस्थिति में पाइबंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होना ही इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। अब इस Cn- की उपस्थिति में इस ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण हुआ। किधर की तरफ जाएगा, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, और ऐसा होने पर क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो C सिंगल बॉन्ड तो यही रहेगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो गया और ऑक्सीजन में एक एकाक युग्म ऊपर से आ गया, इस ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और कार्बन पे प्लस आ गया। ठीक है, और इधर से Cn- आकर अटैक करेगा। अब Cn पे नेगेटिव चार्ज है, O पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस कहाँ पे जाकर टिकेगा, इस प्लस पे जाकर टिकेगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थानीकरण तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ हुआ, लेकिन Cn- ऑक्सीजन पे नहीं जुड़ा, कार्बन पे जुड़ा। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हुआ उससे विपरीत दिशा में अगर बाहरी आक्रमणकारी अभिक्रमक जुड़ता है तो इसे माइनस इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव या -E प्रभाव कहते हैं। अगर इसकी जगह कुछ ऐसा हुआ होता कि C कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे कुछ होता, इसमें बंध का विस्थानीकरण होता जिससे इधर प्लस बनता और इधर माइनस बनता, और इसमें जुड़ने वाला समूह कोई H+ टाइप का होता मान लो, तब ये H+ कहाँ जुड़ता, माइनस वाले समूह पर ही जुड़ता है ना, क्योंकि ये धनावेश है तो ये ऋणावेश की ओर जुड़ेगा। तो अगर कभी ऐसा होता है कि बाहरी आक्रमणकारी अभिक्रमक उसी दिशा में जुड़ता है जिस दिशा में पाइबंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, तो ऐसे प्रभाव को +E प्रभाव कहते हैं या धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव है क्या। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव है पाइबंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। कब होता है, जब कोई बाहरी आक्रमणकारी अभिक्रमक उपस्थित हो। आंतरिक परिस्थितियों में ये नहीं होता, जब बाहरी आक्रमणकारी अभिक्रमक हटा दिया जाता है तो ये प्रभाव भी हट जाता है, यानी कि टेम्परेरी इफेक्ट है।
प्रेरणिक प्रभाव जैसा स्थायी प्रभाव ये नहीं है। ठीक है, तो प्लस ई प्रभाव और माइनस ई प्रभाव के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। प्लस ई प्रभाव तब माना जाता है जब जुड़ने वाला आक्रमणकारी विक्रमक उसी दिशा में जुड़ता है जिस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, और माइनस ई प्रभाव तब कहते हैं जब जुड़ने वाला इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव उस दिशा से इलेक्ट्रोमेरिक समूह उस दिशा से विपरीत दिशा में जुड़ता है जिस दिशा से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। अब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के बाद अनुनाद या मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। अनुनाद की को अंग्रेजी में रेजोनेंस कहते हैं, इसलिए इसे आर प्रभाव भी कहा जा सकता है। मेसोमेरिक प्रभाव से इसे एम प्रभाव कहते हैं। अनुनाद प्रभाव आपने पिछले चैप्टर्स यानी रासायनिक बंध वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि यह प्रभाव पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि इसके लिए अणु में दो द्विबंध या एक द्विबंध या एक एकाकी युग्म एकांतरित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे या तो ऐसा हो, ठीक है, दो द्विबंध हैं वो एकांतरित क्रम में है, या ऐसा हो, ठीक है, एकाकी युग्म है इलेक्ट्रॉन का, ये इधर आएगा और डबल बॉन्ड चल जाएगा, यानी कि एकांतरित है। एक छोड़ के दूसरे परमाणु पर क्या होना चाहिए, दो डबल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर, एक एकाकी युग्म, तभी इस प्रकार का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो समूह इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस एम समूह कहलाता है और जो समूह इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस एम समूह कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लस एम प्रभाव वाले समूह ये हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन हैं बहुत सारे, और माइनस एम वाले वो हैं जिनके पास खाली कक्षक हैं या अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हैं समूह के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाकी परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब अनुनाद क्या है वो आपको एनिलीन में अनुनाद समझाकर मैं समझा देता हूँ। वैसे अनुनाद के बारे में थोड़ी जानकारी आपको ऑलरेडी होनी चाहिए। देखो ध्यान से, अनुनाद इस एनिलीन में अगर देखा जाए, ये वाली बेंजीन की संरचना है, उसके ऊपर NH2 लगा हुआ है। अब इसमें NH2 में नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता जो है वो कितनी होती है, 3 और एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। कितना होता है, 7। तो बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कोश में जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से बंध बनाने में काम आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बंध बनाने में काम आ गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो काम आ गए, लेकिन 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बचे हुए हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म या लोन पेयर के रूप में रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड पेयर यानी कि बंध युग्म के रूप में हैं। ठीक है, तो ये जो एकाकी युग्म है लोन पेयर के रूप में, वो इधर बॉन्ड बनाने के लिए जा सकता है। मैंने आपको बताया था सहसंयोजक बंध में ये स्थापन हो सकता है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध युग्म में बदले, और ऐसा होने पर बंध युग्म एकाकी युग्म में भी बदल सकता है। तो यहाँ एकाकी युग्म बंध युग्म में गया और बंध युग्म एकाकी युग्म में गया। देने वाले पे प्लस आएगा, लेने वाले पे माइनस आएगा, तो ये संरचना देखो बन जाएगी। ये जो एकाकी युग्म है वो बंध युग्म में जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, इसको आपको डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि एकाकी युग्म बंध युग्म बन गया, और यहाँ पर जो बंध युग्म है वो एकाकी युग्म बन गया, लेने वाले पर माइनस आ गया और देने वाले पे प्लस आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद ये जो एकाकी युग्म है फिर से ये बंध युग्म में अगर जाएगा तो इसकी कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो ये बंध युग्म को एकाकी युग्म में जाना पड़ेगा, देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस आ जाएगा। माइनस प्लस से मिलकर तो 0 बन जाएगा और जिसने लिया उस पर माइनस आ जाएगा। फिर ये एकाकी युग्म आगे बंध युग्म में जाएगा और बंध युग्म एकाकी युग्म बनाएगा। तो ये बन जाएगा, जिसका माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा और प्लस वाले जो जिस पर कोई चार्ज नहीं है उस पर माइनस आ जाएगा, और ये रिपीट होकर इधर जाएगा, एकाकी युग्म बंध युग्म बनाएगा और ये बंध युग्म वापस एकाकी युग्म के रूप में जाएगा और ये कुल मिला के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 प्रकार की संरचनाएं हमारी बन गई, 1 2 3 4 5। ये पांचों संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं और वास्तविक संरचनाएं होती हैं, लेकिन इन सबको मिक्स करके जो संरचना बनाई जाती है सभी के गुण उसी के कारण लगभग होते हैं, उसी जैसे होते हैं। इस संरचना को अनुनादी संकर बोलते हैं। ये काल्पनिक संरचना है। वास्तव में तो ये 5 संरचनाएं होती हैं जिसके अंदर परमाणु लगातार बदलता रहता है, अणु लगातार बदलता रहता है।
लेकिन अगर इनके गुणों को देखा जाए तो किसी एक संरचना से इनके गुण निर्धारित करना संभव नहीं है। तो इनके गुणों को निर्धारित करने के लिए एक मिक्सचर संरचना बनाई जाती है, जिन पांचों संरचनाओं का मिक्सचर हो। वो संरचना अनुनादी संकर कही जाती है। इसमें ये देखा जा सकता है कि जैसे डबल बॉन्ड सभी जगह घूम रहा है, तो डबल बॉन्ड को घुमाते 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 पूरी सी एक वल्ले जैसी संरचना अपन डिनोट कर देते हैं कि भाई ये सब जगह ही डबल बॉन्ड जैसी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे NH2 में N के साथ डबल बॉन्ड जैसा बिहेवियर हो रहा है, क्योंकि कहीं कहीं सिंगल है, कहीं डबल है। ये जो डॉट डॉट बॉन्ड है वो ये कह रहा है कि ये प्रॉपर पाई बॉन्ड से थोड़ा कमज़ोर है, यानी कि ये बंदे जो दिखाई दे रहा है ना, ये डबल बॉन्ड से थोड़ा कमज़ोर है। और ये भी जो नीचे बंद दिखाई दे रहे हैं गोले के अंदर, वो भी डबल बॉन्ड से थोड़े कमज़ोर हैं और सिंगल बॉन्ड से थोड़े मजबूत बंद हैं। ठीक है, तो इसमें ये NH2 के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म जाएगा और बेंजीन वाले के अंदर पूरा ऋणावेश घूमेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इसलिए ये बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा दे रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता तो बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर खींचता। तो इससे बेंजीन वाले पे प्लस आ जाता और बाहर माइनस आ जाता। इसमें क्या है, देने वाले समूह पे प्लस है और लेने वाले बेंजीन पर माइनस है। तो आपको ये तो हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन दाता पे प्लस और इलेक्ट्रॉन ग्राही पे माइनस आएगा। अब जैसे नाइट्रोबेंजीन है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन वाले का डबल बॉन्ड ऊपर इसने खींचा, तो डबल बॉन्ड यहाँ जाते ही ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन गया है तो देने वाले पे प्लस, और लास्ट में O वाले ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर माइनस आ जाएगा। बीच वालों पे ना तो प्लस ना ही माइनस आएगा। अब इस प्लस की पूर्ति करने के लिए पास वाला डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है, तो इससे प्लस आ जाता है। फिर यही क्रम आगे चलता रहता है और अलग अलग प्रकार के अनुनादी संरचनाएं बन सकती है। देखो ध्यान से, यहाँ पे बीच में जो तीर के निशान है वो दोनों तरफ साइन करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि ये संरचना एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की संरचना यहाँ भी बनेगी और यहाँ भी एक अनुनादी संकर का निर्माण हो जाएगा। और ये अनुनादी संकर आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक संरचना नहीं होती, लेकिन इन संरचनाओं के गुणों को समझाने के लिए ये कारगर साबित हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अनुनाद प्रभाव। अब अनुनाद प्रभाव के बाद आता है अति संयुग्मन प्रभाव। तो जो अति संयुग्मन प्रभाव है वो बिना बंध का अनुनाद कहा जा सकता है। इसमें सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि सिग्मा बंध टूटता है। और वो किस चीज़ के लिए टूटता है, किसी पास वाले परमाणु की सहायता करने के लिए टूटता है। जैसे ये वाली संरचना को आप ध्यान से देखो, इस वाली संरचना में कार्बन पे धनावेश है और पास में C पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस धनावेश की पूर्ति के लिए, जैसे यूँ समझो कि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो ये चाहता है कि अपने जैसे दोस्त की हेल्प करें। तो ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूर्ति करने के लिए अपने हाइड्रोजन को सेक्रीफाइस कर देता है, यानी कि मान लो कार्बन हाइड्रोजन के मध्य का जो बंध है उसको तोड़कर इसे दे देता है, तो हाइड्रोजन बेचारा फ्री हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो कार्बन और हाइड्रोजन बंध में उपस्थित था, वो ये कार्बन इसके साथ शेयर कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन जाता है और हाइड्रोजन फ्री हो जाता है। तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिया साथ में, तो हाइड्रोजन पे आ गया प्लस और ये जो प्लस था वो गायब हो गया कार्बन वाला। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, यानी कि यूँ समझो आप तो कि ये जो H और कार्बन के मध्य का जो बॉन्ड था ना, वो नीचे गिर गया यहाँ, और ये नीचे गिर के यहाँ बन गया डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन हो गया फ्री। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्योंकि छिन चुका है तो हाइड्रोजन प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब बात ये है कि क्या ज़रूरी है कि यही हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटे, ये CH बॉन्ड भी टूट सकता है और ये CH बॉन्ड भी टूट सकता है। तीनों बिल्कुल सिमिलर ही हैं, तो तीनों सिमिलर हैं, तो इसमें 3 प्रकार के हाइड्रोजन जा सकते हैं, यानी कि 3 प्रकार की अति संयुग्मन संरचनाएं इनके अंदर वास्तव में बन सकती है। ठीक है, तो ये संरचना यहाँ पे बनी हुई है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या हाइड्रोजन भी टूट सकता है? ये नहीं टूटेगा, क्योंकि ये C तो इसी H से ये H तो इसी C से जुड़ा हुआ है। पास वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही टूटकर काम आता है ना। जस्ट उसी पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी काम नहीं आएगा और दूर स्थित कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी काम नहीं आएगा। जो कार्बन पे प्लस है उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, केवल वही अति संयुग्मन में काम आता है। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल अपन देखें तो इसके अंदर आप देखोगे कि डबल बॉन्ड CH2 में मान लो ये इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे प्लस आया। ठीक है, तो ये संरचना ऐसी बनी, CH
CH पे प्लस, ये इधर शिफ्ट हो गया CH2 पे माइनस, तो ये माइनस वाले को तो भूल जाओ, और इधर लिखा हुआ है CH3। तो पास वाले कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 अतिसंयुग्म संरचनाएं यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, ये माइनस वाले से तो कोई मतलब है ही नहीं हमें। अब आगे देखते हैं इस उदाहरण को। जैसे ये वाली संरचना देखो, इसमें कार्बन पे प्लस है, इसके इस साइड तो कोई कार्बन नहीं है तो इनसे अतिसंयुग्मन नहीं होगा। इसके जस्ट पास ये कार्बन है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? एक भी नहीं। ये CH3 है, ये CH3, ये भी CH3 है। आप कहेंगे कि सर 9 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन 9 हाइड्रोजन कोई काम के नहीं है, क्योंकि हमें तो जिस कार्बन पे प्लस है उसके जस्ट पास वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है ये देखने थे। तो इसी कार्बन पे तो तीनों ही CH3 हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसकी कोई भी अतिसंयुग्मन संरचना नहीं बनेगी। अगर इस कार्बन की बात की जाए कि इसमें अतिसंयुग्मन बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के जस्ट पास में 3 CH3 हैं और हर कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन है, तो इसमें तो 9 संयुग्मन संरचनाएं बनेगी। हमको देखना क्या है कि जिस कार्बन पे हम अतिसंयुग्मन देख रहे हैं उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं। तो इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे तो हमको कितने हाइड्रोजन क्लियरली दिखाई दे रहे हैं? 3 हाइड्रोजन बिल्कुल क्लियरली हम देख सकते हैं। ठीक है, इस पर भी 3 देख सकते हैं, इस पर भी 3 देख सकते हैं, तो टोटल 9 हो गए ना। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर इसमें देखें तो इसके कार्बन के जस्ट पास वाले कार्बन पे 6 हाइड्रोजन है तो इसकी 6 संरचनाएं बनेंगी। इस कार्बन के जस्ट पास वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 संरचना बनेगी। इसके जस्ट पास कार्बन ही नहीं है तो इसकी संरचनाएं अतिसंयुग्मन वाली नहीं बन पाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अतिसंयुग्मन संरचनाएं बढ़ने पर स्थायित्व उसी प्रकार से बढ़ता है जैसे अनुनादी संरचनाएं बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे सहसंयोजक बंध का विखंडन किस प्रकार से होता है। तब तक के लिए बाय।